हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बेटा मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस। लास्ट टर्न पे हमने डिस्कशन किया था बेटा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ओके, तो उसमें मैंने आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, होपफुली आपने नोट कर लिए होंगे। यहां पे भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देना चाहता हूं, इनको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। जैसे यूजुअली पहला जो टॉपिक आता है, अपने मेटलर्जी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर वे में समझा जाए, प्रॉपर वे इन द सेंस कि जब मैंने पढ़ाया था मेटलर्जी तो बेटा दो सेगमेंट में पढ़ाया था, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा क्या था बेटा इंडिविजुअल मेटलर्जी। तो अगर पहले आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल मेटलर्जी जो है बेटा आपकी वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो जैसे जिंक है, जिंक की मेटलर्जी हमें पढ़नी है। तो अब जिंक की मेटलर्जी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, ZnS मान लो उसका ओर है। अब जिंक सुनते ही, और वो भी कौन, ZnS, तो पहला मन में ख्याल आता है कि भाई क्रशिंग ग्राइंडिंग पहला स्टेप होता है वो कर लेंगे, फिर दूसरा स्टेप होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन, अब जिंक सल्फाइड है तो सल्फाइड सुनते ही मन में क्या आएगा, अरे यार फ्लोट फ्लोटेशन करना है। फिर उसके बाद जब आपको ऑक्सीडेशन करना है तो सल्फाइड सुनते ही क्या मन में आएगा, अरे यार रोस्टिंग करनी है। फिर उसके बाद आपको रिडक्शन करना है तो जिंक सुनते ही आपके मन में आना चाहिए कार्बन रिडक्शन, क्योंकि याद करो मैंने कार्बन रिडक्शन में पढ़ाया था फिर से जनता पार्टी, यानी कि आयरन, जिंक, पीबी और एसएन। तो ये वो मेटल्स हैं जिनके लिए क्या होता है बेटा, जिनके मेटल ऑक्साइड के लिए कार्बन रिडक्शन का यूज किया जाता है। एंड फाइनली उसके बाद क्या करनी है बेटा, रिफाइनिंग करनी है। तो एक मेथड तो सभी के लिए कॉमन है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और एक स्पेसिफिक मेथड हो जाता है जैसे कि इसके लिए क्या होगा, डिस्टिलेशन। तो अब आप देखिए मैंने आपके सामने विद इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर अंदर पूरी मेटलर्जी जिंक की एक्सप्लेन कर दी। तो अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो वहां पे यही पढ़ाया जाता है कि किस मेटलिक ओर के लिए कौन सा स्टेप यूज होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मेटलर्जी पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बच्चे पहले से ही इसको देख करके नर्वस हो जाते हैं। नंबर वन। नंबर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वैसे तो नो डाउट पूरी मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने नोटिस किया है एल्यूमिनियम, आयरन, पीबी और कॉपर, ये चार मेटल, आई रिपीट, एल्यूमिनियम, पीबी, कॉपर और आयरन, ये चार मेटल्स जो हैं इनकी मेटलर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं अभी तक। तो इसलिए मेटलर्जी के नाम पे इनको, जब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हो, ठीक है ना, तो उस समय आप इनको जाते जाते देख करके जा सकते हैं। अब बात आती है बेटा सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस यार बहुत ही बदनाम टॉपिक है बेचारा, मतलब यूं मान लो कि इसको देखते ही बस बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस को बढ़िया कर लिया, मजबूत कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हां, सॉल्ट एनालिसिस को भी मैंने दो पार्ट में पढ़ाया था, याद हो तो। और दो पार्ट में भी क्यों भाई, मेरे तीन पार्ट में पढ़ाया था। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया, देन उसके बाद मैंने जो थे एसिडिक रेडिकल उनके बारे में पढ़ाया, एंड देन उसके बाद मैंने बेसिक रेडिकल के बारे में पढ़ाया। तीन सेगमेंट्स में मैंने इसको पढ़ाया है। तो अगर सॉल्ट एनालिसिस पे कमांड चाहते हो तो आपको क्या करना है, रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए। भाई मेन इशू हमारा क्या होता है, रिएक्शन याद कैसे करें, रटें कैसे। तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं, बस यही कोई 200-250 के करीब रिएक्शन हैं अगर कायदे से देखा जाए। और ये तो मैं बहुत बच के कह रहा हूं, रिएक्शन तो बल्कि इससे ज्यादा ही होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि भाई इतनी रिएक्शन में कैसे याद करूं, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया है उस इंट्रोडक्शन को फॉलो करें। उसमें मैंने एक दो नहीं, पूरे 10 या 11 क्यूएसपी बताए, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट, और उन पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्ट वहां पे रिएक्शंस पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है, P4 HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, बताइए क्या बनाएगा। अरे भाई, अब मैं P4 के लिए अलग याद करूं, सल्फर के लिए अलग याद करूं,
बात समझ में आ रही है? बोरोन के लिए अलग याद करूं, सिलिकॉन के लिए अलग याद करूं, कार्बन के लिए अलग याद करूं, मैं अलग अलग रिएक्शन क्यों याद करूं? मैंने एक क्यूएसपी बताया है। वो क्यूएसपी क्या है? नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करके इकॉक्सी एसिड बनाता है। अब इकॉक्सी एसिड बनाता है तो फास्फोरस का फास्फोरिक, बोरोन का बोरिक, बात समझ में आई? कार्बन का कार्बोनिक। इस तरह से सबके आंसर एक लाइन में खत्म हो गए। तो ऐसे बेटा मैंने 10 या 11 क्यूएसपी आपको बताए हैं। आराम से आप आते जाते उनको बड़े आराम से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और रिएक्शन को सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो मुझे शायद सबसे पहले बता देना चाहिए था, हाँ, होता है ना, रिएक्शन से याद कैसे करें, कहां कितने मोल कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाते समय बेटा पूरी रिएक्शंस को बैलेंस करके समझाया है। तो ये सारी बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि भाई मेरे रिएक्शंस को रटना छोड़ करके जाते जाते भी मेरे वो 10-11 क्यूएसपी पढ़ जाओगे ना, तो कसम से कह रहा हूं दुआई दोगे, बोलोगे कि हाँ यार अच्छा हुआ सर ने जो बताया था, बढ़िया पढ़ के गए, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। खैर, अब बात आती है सॉल्ट एनालिसिस में से पहला पॉइंट तो समझ गए होगे, क्यूएसपी पढ़ के जाने, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि आपको हर हालत में नेम रिएक्शंस पढ़ के जानी है सॉल्ट एनालिसिस में से। बहुत ध्यान से सुनना भाई, इनको कहीं कॉपी में लिख लेना, फालतू की चीज मत समझना। क्यों? उसका रीजन क्या दे रहा हूं, जब पेपर हो जाए ना तो इस वीडियो को दोबारा चला करके देख लेना, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी काम की बात बोली थी। खैर, अब ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, ठीक है? आपको क्या करना है बेटा, नेम रिएक्शंस पे, जनरल मेथड प्रिपरेशंस पे ज्यादा फोकस करना है। 3 रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, या तो नेम रिएक्शन, या किसी कंपाउंड का जनरल मेथड प्रिपरेशन जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी हो सकता है, जो लेबोरेटरी मेथड भी हो सकता है। तो ये 3 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये 3 रिएक्शंस पढ़ के जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन आप पूछ रहे हो, सोच रहे होगे भाई कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स टेस्ट, ठीक है ना, वॉगल रिएक्शन, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेयर टेस्ट, ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस जो मैंने आपको बताई हुई हैं। ओके, तो नेम रिएक्शंस जरूर पढ़ के जाएं। अब जब आप सॉल्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। अब आप बोलेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे कि सॉल्ट एनालिसिस एक्चुअल में कॉम्बो है किसका? ब्लॉक केमिस्ट्री का। ओके, तो इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि सॉल्ट एनालिसिस को हल्के में ना लें, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। एंड फाइनली चलते चलते एक और ज्ञान, क्या कि जो आपका ये बेसिक रेडिकल होते हैं, इसमें बहुत सारे रिएजेंट से रिएक्शन कराई जाती है। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से लिख लें, जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जितने भी मेटल हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, जीरो ग्रुप, जो भी ग्रुप्स हैं उसमें जो भी मेटल्स हैं, ओके, जीरो ग्रुप में तो खैर मेटल नहीं होता, उसमें तो अमोनिया होता है, अमोनियम आयन होता है। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जितने भी मेटल हैं उनकी रिएक्शन जल्दी से नोट कर लें जो मैं बताने जा रहा हूं। Na2CO3 से याद रखनी है, NaOH से याद रखनी है, NH4OH से देखनी है, NaOH, NH4OH, Na2CO3 और सोडियम सल्फाइड, जी हां Na2S। इन सबसे आपको रिएक्शन याद रखनी है, Na2S और H2S। बात समझ में आ रही है? इन सबसे आपको रिएक्शन याद रखनी है सॉरी इन सबसे आपको रिएक्शन याद रखनी है, यानी कि बैलेंस कर करके देखना है। अब ये रिएक्शन जो है कैसे बैलेंस होती हैं, क्या होती हैं, इसके मैंने बड़े शानदार टिप्स दिए हुए हैं बेटा। उसके लिए आपको नो डाउट इन इट सॉल्ट एनालिसिस के वीडियोस देखने पड़ेंगे, और वो ज्यादा नहीं, हार्डली शुरू के 1-2 वीडियोस भी देख लोगे ना, 2-3 वीडियोस भी, उसमें आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो अगले टर्न पे जब अपन ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए मिलेंगे ना, तो उसमें भी मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा कि भाई ब्लॉक केमिस्ट्री की किस तरह से तैयारी करनी है, हाइड्रोजन कंपाउंड की किस तरह से तैयारी करनी है। तो आइए अभी तो देखते हैं अपन क्या मेटलर्जी एंड सॉल्ट एनालिसिस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जरा ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट obtained from aniline on treatment with iron second sulfate and H2SO4 in presence of air, give a Persian blue precipitate. The blue color is due to formation of. तो देखो ऐसा है कि अगर आप इन कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो उलझ के रह जाएंगे बेटा। 4 रिएक्शन मैंने जिस समय मैं सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा रहा था उस समय मैंने 4 रिएक्शंस ऐसी बताई थी, ठीक है, जो क्या कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। अभी आप देखना जब मैं आगे बढ़ूंगा इनमें ही इन्हीं क्वेश्चंस में, तो आपको एक आध जगह वो वापस से यूज में आती हुई दिखाई देगी। तो वो 4 रिएक्शंस क्या हैं, जरा उनको ध्यान से समझ लो। उसके बाद मैं आपसे वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको ये कंपाउंड इस तरह से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इनमें से पर्शियन ब्लू कौन है या टर्नबुल्स ब्लू कौन है, आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, FeCl2 लिख लो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। फिर उसके बाद क्या करो, FeCl3 लिख लो। कितनी बार? 2 बार। ओके, नाउ अब इनकी रिएक्शन जो है बेटा वो हम किससे कराएंगे, K4FeCN6 से कराएंगे। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, K3FeCN6 से कराएंगे। अब भाई मेरे देखना, भाई ध्यान से देखना, जिस तरह से हमने FeCl2 की रिएक्शन दोनों से कराई, किस किस से कराई, K4 से भी कराई और K3 से, इसी तरह से हम दोनों की रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, FeCl3 से भी कराएंगे। कैसे, वही K4FeCN6 and here is K3FeCN6। अब क्या करेंगे आगे, जरा ध्यान से देखना भाई। मान के चलो कि FeCl2 और FeCl3 का जो क्लोरीन है वो इन पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके उससे क्या निकल गया, KCl निकाल दिया। क्या निकाल दिया, KCl निकाल दिया, लाइक दिस। ओके बेटा, नाउ KCl तो निकल गया। अब जो बचा उसको लिख लो। जैसे यहां पे क्लोरीन भी चला गया, पोटेशियम भी चला गया। बहुत ध्यान से सुनना, अभी ये मत बोलना सर KCl कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 4 निकलेंगे, 5 निकलेंगे, अभी ये काम मत करना। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ मुझे फॉलो करना और इधर उधर की बातें अभी मत सोचना, ठीक है। यहां पे क्या बचा, मान लो Fe बचा। कितना बचा साहब, Fe+2 बचा। और यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा FeCN6 और ये तो 4K+ गए, यानी कि यहां पे क्या बचा, 4- बचा। अरे हां या ना, तो भाई मेरे ये +2 बचा और वो 4- बचा, ये तो मानते हो। अब बचपन से आप एक क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ते आ रहे हो कि मान लो जैसे Al2O3 बनाना है तो Al+3 और O2- कितने कितने लूंगा भाई, एल्यूमिनियम 2 लूंगा और जो ऑक्साइड आयन है वो 3 लूंगा और इस तरह से क्या कहते हैं Al2O3 बना लूंगा, लाइक दैट। यही तो करते हो ना, अरे हाँ या ना। अपन क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं, करते नहीं करते हैं कि भाई O पे 2- चार्ज था तो एल्यूमिनियम 2 ले लिए और क्या कहते हैं एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज था तो ऑक्साइड आयन 3 ले लिए और क्रिस क्रॉस बना दिया। हाँ या ना, यही करते हो। ये देखो मैं करके भी बता देता हूं, ये Al+3 है और ये O2- है। अब वो 2- के हैं, ये +3 के हैं, तो कैसे बैलेंस होंगे कि भाई एल्यूमिनियम को 2 ले लो और ऑक्साइड को 3 ले लो। ये लो भाई, बन गया हमारा क्या, Al2O3। ये चीजें हम 8th-9th क्लास में पढ़ लेते हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो यही फंडा हमें क्या करना है बेटा, यहां पे भी अप्लाई करना है। कैसे, Fe+2 है और वहां पे -4 है, तो कितने Fe लूं कि वो इसके साथ बैलेंस हो जाए। अरे भाई +2 है, उधर -4 है, यानी कि 2 Fe लूंगा। कितने Fe लूंगा बेटा, 2 Fe लूंगा। तो जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैं चार्ज यहां से हटा रहा हूं भाई,
ठीक है, क्योंकि जब आप रिएक्शन करते हो तो वहां पे चार्ज दिखाना सही नहीं होता है, चार्ज वहां पे मेंशन नहीं किया जाता है। तो Fe मैंने कितना ले लिया बेटा, 2 ले लिया, और ये FeCN6 बन के तैयार हो गया। तो फाइनली आप देखिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके ये बनाया। कुछ भी नहीं करना है, बस KCl निकाल दो और बैठे बैठे क्रिस क्रॉस करते रहो। और रही बात, अब आप सोचो कि भाई KCl कितने निकले, तो ये भी आपको इसका जवाब मिल गया। Fe कितने लिए, यहां पे आपने 2 लिए, यानी कि 2 Fe का मतलब 4 Cl। अरे हां या ना, 2 Fe का मतलब इधर देखो, यहां पे देखो 4 Cl, यस और नो, यानी कि साहब यहां पे पोटेशियम 4, यहां पे Cl 4, यानी कि 4 KCl निकल के बाहर हो गया। दैट्स ऑल। क्लियर है भाई सभी को? तो इस तरह से आप KCl को भी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन हमें यहां पे KCl को बैलेंस नहीं करना मेरे भाई। हमें यहां पे किसको वॉच करना है कि यहां पे बनने वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं। वापस से वही Fe लिख लो, और इस बार क्या लिखोगे बेटा, FeCN6, और यहां पे 3 K+ चले गए, तो यहां पे क्या लिख लिया हमने, 3-। अब ये Fe जो है +2 है, और वो क्या है बेटा, 3- है। क्रिस क्रॉस कर दो, यानी कि ये 3 हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया तो भाई थंब का निशान बना देना, पता चल जाएगा मुझे। हाँ, तो यहां पे क्या है बेटा, ध्यान से देखो, 3- है, और यहां पे क्या है, +2 है। तो क्रिस क्रॉस कर दिया, तो बाय द एंड समराइज दिस, पहले तो चार्ज हटा दें, लो भाई हटा दिया, यहां पे 3 लिख दिया और यहां पे 2 लिख दिया, हो गया बैलेंस। दैट्स ऑल। अब इसी तरह से हमें तीसरा और चौथा कॉम्प्लेक्स भी बनाना है। ये पहला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अब तीसरा कॉम्प्लेक्स मुझे पता है, वैसे तो आप बना लोगे, लेकिन मैं फिर भी आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जरा ध्यान से देखना। ये KCl निकल गया बेटा, वहां पे Fe+3 बचा, और यहां पे ये K4 FeCN6 है, यानी कि -4 बचा। तो ये Fe+3 यहां पे है, अरे हां या ना, और ये क्या है बेटा, FeCN6, ठीक है, और यहां पे क्या है, 4-। अब ये +3 है, वो 4- है, आपको पता है क्या करना है, तो हमको पता है क्या करना है, यानी कि मैं यहां पे 4 लगाऊंगा, यहां पे 3 लगाऊंगा, तो चार्ज हटा देता हूं, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था। ये 4 और ये 3, हां या ना, वेरी सिंपल। इसी तरह से आखिरी वाले को भी क्या करो बेटा, बैलेंस कर दो। ये Fe है और ये FeCN6 है, करेक्ट। ये जो Fe है ये +3 है, और यहां पे 3 K+ निकल गए, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, 3- है। तो अब ये अगर हम बैलेंस करेंगे, तो यहां हम देखेंगे ये तो ऑलरेडी अपने आप ही बैलेंस हो रहा है, यहां पे कुछ भी हमें ऐड वैड करने की जरूरत नहीं है। तो चार्ज हटा दो बस, और सीधे इसको लिखा हुआ रहने दो, कैसे, ऐसे। तो ये देखते देखते हमारे सामने 4 कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गए। अब आप देखिए, ये चारों कॉम्प्लेक्स, आई रिपीट, ये चारों कॉम्प्लेक्स बेटा काफी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। अगर आज से महीने 2 महीने बाद आप इनको रट लो अभी, और आज से मैं आप लोग महीने 2 महीने साल भर बाद आप इसको बताओ, तो जानते हो, नो डाउट इन दिमाग में खिचड़ी पक जानी है। होटल में वो अपन सब्जी बोलता है ना, ऑर्डर करवाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई बताओ क्या लाना है, तो अपन बोल देते हैं क्या क्या है, तो वो बोलेगा बटर पनीर मसाला, शाही पनीर और हांडी पनीर, कढ़ाई पनीर। अब मालूम चला बोले चारों ले आया, एक काम कर, चारों ले आया, वो चारों को देखा, बोले अरे यार सबकी तो ग्रेवी एक जैसी है, कौन हांडी पनीर है, कौन कढ़ाई पनीर है, कौन क्या है, कौन क्या है। तो ऑलमोस्ट सबकी ग्रेवी कैसी होती है, सपोज एक जैसी होती है, तो उसको पहचानना इतना आसान नहीं होता है। अब कोई कह रहा होगा नहीं सर हम तो पहचान लेते हैं, तो भाई मैं इंसानों की बात कर रहा था, एलियंस की बात नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो हम तो ठहरे सामान्य प्राणी, हम नहीं पहचान पाते भाई, साफ कह रहे हैं, है ना। तो अक्सर क्या होता है, ग्रेवी बिल्कुल एक जैसी होती है भाई, तो जरा उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें बटर पनीर कौन है, कढ़ाई पनीर कौन है, हांडी पनीर कौन है, ये कौन है, वो कौन है। वही हाल यहां पे भी हो रहा है। अगर इन 4 कॉम्प्लेक्स को दिमाग में रटने की कोशिश करोगे,
तो महीने 2 महीने तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, हफ्ते 10 दिन में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि अब वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था। तो रिएक्शन के थ्रू मैंने पहले आपको कॉम्प्लेक्स बनाना सिखा दिया। अब मैं आपको एक शानदार टेक्निक दे रहा हूं कि कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को झट से सॉल्व कर लोगे। कैसे, जरा ध्यान से देखना। ये +2 है बेटा, ये भी +2 है, ये +3 है, ये भी +3 है। इसी तरह से ये +2 है, ये +3 है, ठीक है, ये +2 है और ये +3 है। इन सबकी ऑक्सीडेशन को मिलाकर के एक कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो गया 22, 23, 32, 33। ये बेटा मुंह के दांत नहीं बता रहा हूं कि किसके कितने हैं, ठीक है ना। ये मैं एक टेक्निक बना दी मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट की ट्रिक बना दी। क्या, इधर वाली जो 2 2 3 3 ऑक्सीडेशन है वो ये वाली है, और ये वाली 2 3 2 3 ये वाली है। तो अब आपसे बस आपको क्या याद रखना है, 4 वैल्यूज याद रखनी है, 22, 23, 32, 33। आई रिपीट, 22, 23, 32, 33, बस आपको ये याद रखना है। और इसके आगे क्या करना है, W T P B, ये याद रखना है, वॉट PB। आई रिपीट, वॉट PB। बस इतना याद रख लिया, समझो आपका काम चल गया। वॉट PB 22, 23, 32, 33। अब आप बोलेंगे सर ये वॉट PB है क्या। W मीन्स व्हाइट, यानी कि पहले वाले का कलर कैसा है, व्हाइट। T मीन्स क्या है बेटा, टर्न बुल्स ब्लू, ये वाला। P मीन्स क्या है, पर्शियन ब्लू, कौन सा वाला, ये वाला, तीसरे नंबर का। और B मीन्स क्या है बेटा, ब्राउन, ये चौथा, आखिरी, लास्ट एंड फाइनल। तो आज के बाद अगर कोई मुझसे बोले कि Fe+2 है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फेरस, और Fe+3 को हम क्या बोल सकते हैं, फेरिक। तो फेरस और फेरिक मिलकर के क्या बनाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि एक तरफ फेरस है यानी कि +2 है, दूसरी तरफ क्या है, फेरिक है यानी कि +3 है। अरे यार ये तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 23 बन रहा है। तो 23 बन रहा है, तो 23 में तो टर्न बुल्स ब्लू बनता है। 23 में तो क्या बनता है, टर्न बुल्स ब्लू बनता है। तो इस ऑक्सीडेशन की हेल्प से मैं क्या करूंगा, एक तरफ Fe+2 लिखूंगा, दूसरी तरफ FeCN6 3- लिखूंगा, और दोनों को क्रिस क्रॉस मेथड से बैलेंस करके ये कॉम्बिनेशन बना लूंगा, आई मीन ये कॉम्प्लेक्स बना लूंगा। मेरा आंसर सेकंड्स में आ जाएगा, सेकंड्स में। सिर्फ मुझे इतना सा लिखना है, ये सारी रिएक्शन भी याद नहीं करनी है। और वैसे तो ये याद करने की है भी नहीं, मैंने बहुत सिंपल मेथड बताया है, क्रिस क्रॉस। और ये पैटर्न आपको याद रखना है, जिसमें तो आपका काम हो जाना है। अब अगर ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब आप एक काम करिए, क्या, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से। ये कह रहा है, देखो यहां पे क्या लिखा है, आयरन +2 है, ये लो साहब, आयरन +2 है। फिर क्या कह रहा है कि जो FeSO4 है, आयरन सल्फेट, उसको हमने क्या किया, H2SO4 से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यानी कि H2SO4 से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसका मतलब ये जो +2 है, ये ऑक्सीडाइज होकर के फाइनली किस में बदल गया बेटा, +3 में बदल गया। अब मेरे सामने ये +3 है, Fe+3 है, बात समझ में आ गई। तो ये Fe+3 एक्चुअल में रिएक्शन दे रहा है। आई रिपीट, Fe+3 एक्चुअल में रिएक्शन दे रहा है। आगे इसने मेरा एक काम बहुत ही आसान कर दिया, बोल दिया, सीधे सीधे ही बोल दिया कि भाई पर्शियन ब्लू बन रहा है। क्या बन रहा है, पर्शियन ब्लू। तो अब तो मुझे सच बताऊं ना, तो इस रिएक्शन को भी सोचने की जरूरत नहीं थी कि यार +2 +3 में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ, यह भी सोचने की जरूरत नहीं थी। मैं क्या करूंगा, इससे बोला पर्शियन ब्लू बन रहा है, मैं क्या करूंगा, 22, 23, 32, 33 लिखूंगा। फिर मैं इसके आगे लिखूंगा वॉट PB, ये लिखूंगा। और फिर मैं देखूंगा कि P जो है वो 32 के सामने आ रहा है, 32 के सामने आ रहा है। 22, 23, 32, 33, P किसके सामने आ रहा है, 32 के सामने आ रहा है। यानी कि बाहर +3 है और अंदर +2 है, हां या ना,
अंदर +2 है, ये लो। अब मैं क्या करूंगा, ये +3 है, ये -4 है, मैं क्रिस क्रॉस कर दूंगा, यानी कि फाइनली मेरा कॉम्प्लेक्स बनेगा Fe4 और FeCN होल 6, ठीक है, और यहां पे होल थ्राइस, यानी कि Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस ये बनेगा। आप चाहो तो इसको इससे मैच करा सकते हो, ये देख लो, ये यही बना था। ओके, नाउ अब जब मेरा ये कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया, आइए मैच कर लेते हैं कि अपना इसमें कहीं आंसर है या नहीं है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ना, Fe4 FeCN होल 6 होल और होल थ्राइस, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। लो भाई, आंसर क्या है बेटा, ए। तो ये जो 4 रिएक्शन बेटा मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही सोच समझ के बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये टेक्निक लगाइए 22, 23, 32, 33 वॉट पीबी, और आपके क्वेश्चन धमाधम सॉल्व होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, मैंने क्या कहा था कि जो मैं आपको बता रहा हूं उसी से रिलेटेड अभी आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। 2000 ये कब आया था, 1998 में आया था। कब आया था, 1998 में। और ये वाला क्वेश्चन वाला कब आया था बेटा, 2007 में आया था। आप देखिए, मतलब रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनना। और मैं आपको बता दूं, अभी मेंस लेवल पे भी इस तरह के क्वेश्चंस आके चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांस लेवल पे ही आते हो, मेंस लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चंस आकर के चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि 98 के बाद 2007 में आया, नहीं, बीच बीच में भी आते रहे और अभी भी आते रहे, 2007 के बाद भी ये क्वेश्चन आते रहे। तो ये रिएक्शन ओवरऑल क्या है बेटा, बहुत ही फेवरेट है, अक्सर इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं कि इन रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देख के जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, which of the following statement is obligatory correct with reference to ferrous and ferric ion? आप नोटिस करिए क्या लिखा है, फेरस, और नोटिस करिए क्या लिखा है, फेरिक। एक लिखा है फेरस और एक लिखा है फेरिक, यानी कि एक है +2 और एक है +3। समझ में आया? एक है +2 और एक है +3। क्लियर है? अब ये +3 है, आई रिपीट, ये क्या है बेटा, +3 है, गिव्स ब्राउन कलर विथ पोटेशियम फेरिसाइनाइड, यानी कि K4, ठीक है, और K4 नहीं, K3, ये कुछ टेक्निकल एरर आ रही है, K3 FeCN होल 6, ठीक है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, यानी कि +3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इसके साथ। तो ये +3 है, यहां भी +3 है, यानी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, 33। यस और नो? इसी तरह से देखिए, ये +2 है और ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड, यानी कि K3 FeCN होल 6। ओके, ये भी क्या है बेटा, +3 है। तो ये +2 है, ये +3 है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया बेटा, जरा ध्यान से सुनना, ये कॉम्बिनेशन हो गया 23। क्या हो गया, 23। ओके, ऊपर वाला कॉम्बिनेशन हो गया 33, ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया 23। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से देखो भाई। 33 याद करो, 22, 23, 32, 33, करेक्ट। और क्या लिखा है यहां पे, वॉट पी बी, करेक्ट। तो वॉट पीबी और 22, 23, 32, 33। अब आप देखिए 23 के हिसाब से क्या होना चाहिए, टर्न बुल्स ब्लू बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, यानी कि ब्लू कलर का पीपीटी आना चाहिए। साहब 23 में ब्लू कलर का पीपीटी आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है मेरे हिसाब से। आगे 33 में क्या आना चाहिए, ब्राउन कलर का पीपीटी आना चाहिए। ये लो भैया, ब्राउन कलर पीपीटी आ रहा है, ये क्वेश्चन भी सही है।
तो मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन रिएक्शंस को बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको 22, 23, 32, 33 और वॉट पीबी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप उसको फोकस करिए, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। रही बात, इस तरह की रिएक्शंस आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने पढ़ी हो, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भैया कुछ नहीं हो सकता, आप पढ़ी है तो आप बड़े आराम से इस रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, ये Fe+3 है और ये पोटेशियम थायोसाइनेट है, यानी कि KSCN है। तो बेटा Fe+3 जब KSCN से रिएक्ट करता है तो फाइनली FeSCN होल थ्राइस बनता है, जो कि रेड कलर का कंपाउंड होता है। तो मेरे हिसाब से फाइनली जो इसका आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ABC आएगा। और आप चेक कर लीजिए, ABC ही इसका आंसर है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है बेटा, इन रिएक्शंस पे फोकस करना है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इसका मतलब कुछ सोच के कह रहा हूं। ओके, चलिए, तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, आओ देखने। Which of the following statement is obligatory correct when a mixture of NaCl and K2Cr7 potassium dichromate is gently warmed with concentrated H2SO4? तो वो क्या कह रहा है कि ये NaCl है, ये K2Cr2O7 है और लाला ये H2SO4 है, और वो भी कैसा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। कुछ याद आ रहा है कि ये क्या है? याद करो, जब भी अपन ने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा है तो ये सॉल्ट एनालिसिस की फेवरेट रिएक्शन है। डी ब्लॉक में भी पढ़ाई जाती है रिएक्शन, बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है। चलो, नहीं याद आ रहा है तो मैं बता दूं, ये तीनों आपस में फाइनली रिएक्ट करके CrO2Cl2 बनाते हैं, यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड बनाते हैं। तो नाम सुन के ही याद आ गया होगा बेटा, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है तो फॉर योर का इंफॉर्मेशन, इसका कलर कैसा होता है, डीप रेड कलर होता है और ये वेपर फॉर्म होती है। तो यानी कि मेरे हिसाब से एक तो पहला ऑप्शन इसका सही है, डीप रेड कलर है और वेपर फॉर्म बनती है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी सुन लो। द वेपर व्हेन पास इनटू NaOH सॉल्यूशन गिव्स येलो सॉल्यूशन ऑफ Na2CrO4। ये फॉर्मूला देख लो भाई, CrO2Cl2, CrO2Cl2। जब ये CrO2Cl2, ठीक है, एक्वस NaOH से रिएक्ट करता है, आई रिपीट, एक्वस NaOH से रिएक्ट करता है। तो एक्वस मतलब वाटर, एक्वा, हाँ या ना? तो ये क्या करेगा बेटा, सीधे रिएक्शन बताता हूं एक टेक्निक के साथ, आपको रिएक्शन बैलेंस करना आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, वाटर को H2O बोलने के बजाय HOH बोलना शुरू कर दो, कई रिएक्शन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगी। जी हां, H2O को क्या बोलना शुरू कर दो, HOH। अब HOH का मतलब है H प्लस और OH माइनस। Cl माइनस है तो यहां पे H प्लस आएगा, क्रोमियम पे प्लस है इसलिए यहां पे OH माइनस आएगा। सेम प्रोसीजर इसके साथ भी हो जाएगा। लो भैया, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये बीच वालों को ध्यान से देखो, ठीक है, मुंडी बनती हुई दिखाई दे रही है, हाँ या ना? तो आप जरा ध्यान से देखो भैया, H2CrO4 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, H2CrO4, और साथ में क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 2HCl। तभी NaOH आया और बोला स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो भैया NaOH आ गए। NaOH को देख करके, ठीक है, दोनों प्रसन्न हो गए, बोले आहा अब रिएक्शन होगी जब मिल बैठेंगे दो यार साथ, NaOH यानी कि बेस और ये दो के दोनों कौन है, एसिड, और बना देंगे क्या, सॉल्ट। क्या बना देंगे, सॉल्ट। तो भैया NaOH है और ये H2CrO4 है। अब H2CrO4 बोला भाई तुम अकेले आके क्या करोगे, हमारे पास 2 H प्लस है, हमारी बेसिसिटी 2 है, तुम अकेले क्या करोगे, अपने जैसा एक और लाओ। तो ये कितने आ गए, 2 आ गए। तो 2 आ गए
तो बाय द एंड समरी इज दिस Na2CrO4 बना और ये OH और ये H ने मिलकर के 2H2O बनाया। करेक्ट। उसी तरह से HCl आए साहब, कौन आए? HCl आए, NaOH भी सामने आ गए। अब बोले भैया हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारे जैसा एक और है। बोले कोई बात नहीं, हमारे पास भी एक और है। तो ये लो भैया, मिलकर के बन गया NaCl और क्या बना? H2O। अब ये सेम को क्या करो, एरो के इस तरफ और उस तरफ जो सेम होते हैं उनको क्या करो लाला, उड़ा दो, और जो बचे वो बता दो। तो क्या बचा ये Na2CrO4 बचा, NaCl बचा, हां या ना? और वाटर भी क्या होगा बेटा, कायदे से देखा जाए तो उड़ेगा। कैसे? ये दो H2O इन दो H2O से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से सुनना, क्या कि जो क्रोमाइल क्लोराइड है वो एक्वस NaOH के साथ मिलकर Na2CrO4 बनाता है, विच इज येलो कलर सॉल्यूशन। जी हां, ये पीपीटी नहीं होता। फर्स्ट ए ग्रुप के जो कंपाउंड है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेटल है जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो सॉल्ट होते हैं वो यूजुअली सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो ये सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ, ये पीपीटी बन के तैयार नहीं हुआ। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सेकंड ऑप्शन में वो यही कह रहा है, द वेपर व्हेन पास इनटू NaOH सॉल्यूशन गिव्स येलो कलर सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो भाई मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन, जब आप इस रिएक्शन को मैकेनिज्म की हेल्प से करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे? मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म मैंने लेक्चर में बताई हुई है, आप एक बार देखिए तो आपको पता चलेगा भैया क्लोरीन गैस यहां पे कहीं पे कोई इवॉल्व नहीं होती। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। एंड लास्ट एंड फाइनल, चलते चलते क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। ये तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि हाँ ये बनता है। तो मेरे हिसाब से इसके तीन ऑप्शन सही हैं भाई। कौन कौन? A, B और D। आइए चेक कर लें। बिल्कुल सही जवाब A, B और D। समझ में आया? तालियां। एनीवेज अब इधर सुनो भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। CrO2Cl2 क्रोमियम +6 है, क्रोमियम +6 है। आप देखिए क्रोमियम +6 है यानी कि 3D इसका 0 है और 4s भी इसका 0 है। 3D भी इसका 0 है और 4s भी इसका 0 है, यानी कि ये डायमैग्नेटिक है। और मजे की बात हम क्या कह रहे हैं कि ये डीप रेड कलर रखता है। एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज डीप रेड कलर रखती है, कैसे? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। नाम तो सुना ही होगा, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अब नाम नहीं सुना है तो मैं क्या करूं? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर क्या कहता है बेटा कि जो लिगेंड है और जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का इस तरह से चार्ज के फॉर्म में ट्रांसफर होता रहता है, जिसकी वजह से स्पीशीज में कलर आ जाता है। तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज भी बेटा बेरंग से रंग वाली हो जाती है, बोले तो कलर्ड हो जाती है। इसकी बेरंग दुनिया कैसी हो जाती है? रंगीन हो जाती है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, मतलब यूं मान लो कि बोनस के तौर पे बता रहा हूं, अच्छी अच्छी चीजें बहुत ध्यान से सुनना। D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है बेटा? D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। जी हां, टेट्राहेड्रल होता है और D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है, यह बात ध्यान रखना। तो दो मैंने बातें इंपॉर्टेंट बताई। कितनी? दो। पहला, चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर होता है। कौन सा होता है वो आपको पता ही है, सामने लिखा हुआ है। और हाइब्रिडाइजेशन इसका D3S और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? आओ देखने भाई ध्यान से। An aqueous solution of substance give white precipitate on treatment with dilute hydrochloric acid, which dissolve on heating. When hydrogen sulfide is passed through the hot acidic solution, black PPT is obtained. The substance is. तो भाई देखो ऐसा है, एक कॉमन मैन क्या करता है? पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मुझे तो इस क्वेश्चन के शुरुआत में ही एक हिंट मिल गया, जिससे मेरा ये क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो गया।
तो लीजेंड्स जो होते हैं वो शुरुआत की चीज पढ़ के ही कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं क्वेश्चन में, हाँ, जो उनका पूरा क्वेश्चन क्या कर दे बेटा, सॉल्व कर दे। तो आप कॉमन पर्सन की तरह काम मत करिए, आप किसकी तरह काम करिए, जी हाँ, लीजेंड की तरह काम करिए। तो अब वो कौन, वो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो। इसने एक लाइन दी है शुरुआत में, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डिसॉल्व हो जाता है ऑन हिटिंग। बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है इस लाइन में, जरा ध्यान से देखना। Hg2+2 आयन है, ये भाई मेरे थोड़ा गलत छपा हुआ है, यहां पे Hg22+ था। जब ये Hg22+ HCl से मान लो रिएक्ट करेगा, जस्ट इमेजिन, तो भैया यहां पर Hg2Cl2 बनेगा। क्या बनेगा, Hg2Cl2 बनेगा। बट परंतु लेकिन ध्यान रखिए, ये बॉयल करने पे डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्रोमियम को ले लीजिए साहब, क्या ले लीजिए, क्रोमियम को ले लीजिए। क्रोमियम जब रिएक्ट करेगा तो फॉर योर इंफॉर्मेशन वो इसके साथ सॉल्युबल, क्या कहते हैं, वो जो क्रोमियम का जो क्लोराइड बनेगा वो कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। कैसा होगा, सॉल्युबल। जबकि मैं देख पा रहा हूं कि वो यहां पे क्या कर रहा है, पीपीटी बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है, पीपीटी। तो भैया क्रोमियम भी नहीं होगा। एजी व्हाइट कलर का पीपीटी जरूर बनाएगा, बोले तो AgCl, क्या बनाएगा, AgCl, ये बात सही है। लेकिन ये भी क्या होता है बेटा, बॉयल करने पे डिसॉल्व नहीं होता। फिर बचा क्या आखिरी में जाके बेटा, पिब्बे। क्या बचा, Pb+2 आयन, यानी कि ये बनाएगा बेटा PbCl2 विच इज व्हाइट कलर पीपीटी, जो बॉयल करने पे क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। बॉयल करने पे क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। यह बात समझ में आ गई। तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए भैया, डी। देख लो, आंसर इज डी। तो ये कहीं ना कहीं एक हिंट छुपा हुआ था। अब होता क्या है, हम पढ़ते रहेंगे, पूरा का पूरा पढ़ते रहेंगे, अरे जरूरत ही नहीं है इतना पढ़ने की। शुरुआत में ही क्या कहते हैं, आंसर कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। यह बात समझ में आ गई अच्छे से। क्योंकि अगर आगे पढ़ोगे भी, भाई आगे क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो एक तरह से आगे जाके दरवाजे बंद हैं। क्यों, क्यों सर आगे दरवाजे बंद क्यों हैं भाई, ये जो है ये भी ब्लैक कलर पीपीटी दिलवाता है H2S से रिएक्ट करके, इसका भी क्या कहते हैं, पीपीटी बनता है। नहीं, ये रिएक्शन देता ही नहीं है। Ag जो है Ag2S क्या करेगा, वो भी ब्लैक कलर पीपीटी बनाएगा, PbS भी ब्लैक कलर पीपीटी बनाएगा। यानी कि आगे वाली लाइन से तो आप चीजों को पहचान ही नहीं सकते। अगर आप Pb+2 आयन को पहचानना है तो आपको वो शुरू की इंफॉर्मेशन ही काफी है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो भाई मेरे फाइनली लॉजिक क्या निकलता है, समरी यह निकलती है इस क्वेश्चन को करने के बाद मुझे यह समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो ऑप्शन से किस तरह से मैच कर रही है, यह मैटर करता है। हम क्या करते हैं, चालीसा की तरह पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, और एक बार नहीं कई बार पढ़ते हैं, और एंड में फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, भगवान जाने क्या पूछ रहा है। आफ्टर ऑल सॉल्ट एनालिसिस का है, आफ्टर ऑल इसमें रिएक्शन है, और रिएक्शन तो याद करनी पड़ती है। ये होता है बस, और कुछ नहीं होता है, जो कि क्लियर कट गलत है। मैं आपको इतनी देर से चीजों को लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही चीज आपको फॉलो करनी है। क्यों बार बार जोड़ देता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। आप फ्री फोकट के नंबर लूट के आ सकते हो, बस कोई लूटने वाला चाहिए नंबर। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत टेक्निक के साथ बताऊंगा, मस्त हो जाएगी तबीयत। एक एक्स है और एक वाई है, इसको पहचानना है कि बेटा ये एक्स कौन है और ये वाई कौन है। ठीक है, तो भाई एक्स सुनते ही मन में कोई और दूसरे विचार मत लाइएगा, आपके एक्स की बात नहीं हो रही है, यहां पे एक्स एक कंपाउंड है, समझ में आ रहा है। तो आइए जरा ध्यान से देखिए कि ये एक्स क्या है। एक्स प्लस H2SO4 क्या बनता है भैया, वाई बनता है, जो कलरलेस गैस है, जो इरिटेटिंग स्मेल शो करती है। एंड फाइनली जो वाई है, जो क्या है,
Y है वो K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके, यानी कि आप इसको एसिडिफाइड डाइक्रोमेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एसिडिफाइड डाइक्रोमेट बोल सकते हो। ग्रीन कलर सॉल्यूशन बनाती है। तो अब मुझे ये बता दो कि ये X कौन है और Y कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये X कौन है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पे 2 मिनट के लिए मान लो Cl माइनस आयन को लेता, किसको लेता? Cl माइनस आयन को। तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं कि Cl माइनस आयन अकेले H2SO4 से रिएक्ट करके Cl2 में नहीं बदलता। जी हां, मैगी खाते हो ना, मैगी, हाँ मैगी खाते हो ना, मैगी में एक मसाला आता है, साथ में आता है, और जब लगता है कि नहीं इसको और स्पाइसी बनाना है तो अलग से भी उसमें मसाले को ऐड किया जाता है, हाँ या ना? बस वही हाल यहां पे भी है। क्या? Cl माइनस मैगी है और जो उसका मेन मसाला क्या है? H2SO4। उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का हो रहा है बेटा कि हमें वो पूरा स्वाद नहीं आ रहा जो हम चाहते हैं। यानी कि ये सिर्फ Cl माइनस जो है, मतलब अकेले इसके H2SO4 की प्रेजेंस में ये HCl Cl2 नहीं देता। ये सॉल्ट एनालिसिस में हमने बताया हुआ है, ये पढ़ाते हैं हम लोग आगे। अब अगर आप चाहते हो कि Cl माइनस Cl2 दे तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा बेटा? MnO2 को मिलाना पड़ेगा, यानी कि अलग से मसाला ऐड करना पड़ेगा। तब जाकर के Cl माइनस H2SO4 के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 क्या देगा? क्लोरीन देगा। तो इसी बात पे आप खुश हो जाओ, मैंने आपको पी ब्लॉक की क्लोरीन बनाने की प्रिपरेशन याद दिला दी। आप चेक करना, पी ब्लॉक में क्लोरीन बनाने की प्रिपरेशन मैंने याद दिला दी। क्लोरीन क्या करता है? Cl माइनस क्या करता है? अकेले H2SO4 के साथ रिएक्ट करके HCl जो है वो Cl2 में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, MnO2 का मिलाना बहुत जरूरी है। ये MnO2 इस Cl माइनस को फाइनली किस में बदल देता है? Cl2 में बदल देता है। अब बात आती है कि अगर ये Cl माइनस होता, जस्ट इमेजिन अगर ये Cl माइनस होता तो भाई वो कलरलेस गैस नहीं होती। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्लोरीन कलरलेस नहीं होता, क्लोरीन तो कलर्ड होता है। याद करो, होमो-ल्यूमो ट्रांजिशन हमने पढ़ाया है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है, याद करो। ठीक है ना, होमो-ल्यूमो ट्रांजिशन जो ये बताता है कि डाई हेलोजेंस डायमैग्नेटिक होने के बाद भी कलर्ड होते हैं। याद आ गया? तो Cl माइनस तो नहीं हो सकता। तो जब X ही गलत है, बात ही खत्म। फिर तो Y के बारे में सोचना भी पाप है। चलो सल्फाइड के बारे में सोचते हैं, सी ऑप्शन के बारे में। तो भैया अगर सी ऑप्शन के बारे में सोचें तो यहां पे कलरलेस गैस बता रहा है, जबकि अगर मैं सल्फाइड को लूंगा, किसको लूंगा? सल्फाइड को, तो वहां पे यानी कि वो H2S है, तो वहां पे तो मुझे सल्फर का येलोइश व्हाइट कलर पीपीटी बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो यहां तो पीपीटी नहीं, ये तो कह रहा है गैस बनेगी। तो भाई मेरे सी ऑप्शन भी गलत है। दूसरी चीज, अगर मान लो यहां पे कार्बोनेट हो, जस्ट इमेजिन कि ये कार्बोनेट है, तो भाई यहां पे कलरलेस गैस CO2 तो बन रही है, लेकिन उसकी स्मेल बोल रहा है कि इरिटेटिंग होती है। जबकि मैं आपको बता दूं CO2 की तो कोई स्मेल ही नहीं होती, वो तो ऑर्डरलेस कलरलेस है। बात समझ में आ रही है? तो ना तो यहां पे Cl माइनस हो सकता है, क्योंकि वो पहले वाले में रिएक्शन ही नहीं देगा बिना MnO2 के, हाँ या ना? आगे सल्फाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो गैस नहीं, पीपीटी देगा। कार्बोनेट नहीं हो सकता क्योंकि वो गैस तो देगा, कलरलेस गैस तो देगा, लेकिन उसकी कोई स्मेल नहीं होगी क्योंकि वो ऑर्डरलेस है। तो फिर फाइनली बचा क्या? बचा तो फिर यही भैया, यही बचा। ऑप्शन में दिया है, बाकी 3 हो नहीं सकते, तो फिर वही बचा, फिर वही होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि वही होगा, हमारे पास उसका भी लॉजिक है। कैसे? मान लो कि यहां पे सल्फाइड आयन है। क्या है बेटा? सल्फाइड आयन। तो H2SO4 ब्रेक होगा बेटा, सपोज H2O प्लस SO2 प्लस O में, हाँ या ना? और ये जो SO3 2 माइनस है, मान लो कि ये SO3 2 माइनस ना होकर के जस्ट इमेजिन ये Na2SO3 है, जस्ट इमेजिन, तो वो ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके बनाएगा Na2SO4। क्या बनाएगा बेटा? Na2SO4, करेक्ट। तो ये ऑक्सीडाइज करके सल्फाइड आयन को SO3 2 माइनस को किस में बदल देगा? SO4 2 माइनस में बदल देगा। कैसे बदल देगा? ये देखो मैंने रिएक्शन के थ्रू बता दिया। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ बेटा
सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली। ये सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिफाई K2Cr2O के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा वो भी देख लो। K2Cr2O7 वो भी कैसा, एसिडिफाई यानी कि H2SO4 के साथ बनाता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O। अब ये O क्या करेगा, ये O इस SO2 को SO3 में बदलेगा, SO3 पानी में सॉल्युबल होगा, फिर फाइनली H2SO4 बनेगा। हमें उससे लेना देना नहीं है। इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में यह हुआ कि यहां पे Cr2SO4 होल थ्राइस का फॉर्मेशन हुआ, जो कैसा होता है, ग्रीन कलर। कैसा होता है, ग्रीन कलर। वही तो बता रहा है कि ग्रीन कलर सॉल्यूशन बना। तो फाइनली ये दोनों रिएक्शंस मैंने एज यूजुअल मैं याद दिलाता रहूंगा बार बार, सॉल्ट में पढ़ाई हुई है, आपने भी होपफुली पढ़ी होगी, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये ग्रीन सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया, तो यानी कि आंसर क्या हो गया बेटा, ए हो गया फाइनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A sodium salt of unknown anion when treated with MgCl2 give white precipitate on boiling. The anion is, भाई मेरे एक बात मैं क्लियर कर दूं क्या, फिर वही वाली बात मैं आपको बोलूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक ऐसी हिंट दिया होता है जिसको ध्यान रखते ही देखते ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जानते हो इस क्वेश्चन में क्या हिंट है, इस क्वेश्चन में हिंट है कि एक अननोन सॉल्ट जब आप उसको MgCl2 से रिएक्ट कराते हो तो व्हाइट कलर पीपीटी देता है ओनली ऑन बॉइलिंग, यानी कि केवल बॉइल करने पे व्हाइट कलर पीपीटी देता है, नॉर्मल कंडीशन में व्हाइट कलर पीपीटी नहीं देता। तो भैया सल्फेट है, क्या है, सल्फेट। सल्फेट की अगर रिएक्शन कराओगे साथ में तो पीपीटी रिएक्शन ही देता है, बात ही खत्म, ये नहीं हो सकता। कार्बोनेट की रिएक्शन कराओगे ये भी पीपीटी रिएक्शन देता है भिड़ते ही, बात खत्म, ये भी नहीं हो सकता। NO3 माइनस की रिएक्शन कराओगे, किसकी रिएक्शन कराओगे, NO3 माइनस की, इसके जितने भी सॉल्ट होते हैं सारे के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। ये ना शुरुआत में पीपीटी देता है ना कभी बॉयल करने पे पीपीटी देता है, तो NO3 माइनस भी नहीं हो सकता है। तो फिर बचा कौन, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट शुरुआत में तो कोई पीपीटी नहीं देता, लेकिन बॉयल करने पे पीपीटी देता है। तो मेरे हिसाब से फाइनल आंसर जो बचा वो क्या बचा बेटा, फाइनल आंसर बचा बॉम्बे, यानी कि बी ऑप्शन बचा, दैट इज बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट है जो बॉयल करने पे बेटा क्या करता है, पीपीटी देता है। ये देखिए एक सिंपल सी लाइन थी जिसने मुझे क्या किया, हिंट दे दिया कि क्या आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट है बेटा, और ऑन हीटिंग गिव्स गैस विच इज आल्सो गिवन बाय। तो पहले तो ये देखें कि अमोनियम डाइक्रोमेट देता क्या क्या है। ये अमोनियम है और ये आपका क्या हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है। ऑन हीटिंग देखिए ये जो डाइक्रोमेट है एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cr2O7 2- कौन है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगा, N2 में बदल देगा। तो ये N2 बन गया। कितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 4 × 2 यार, हाँ या ना। तो यानी कि 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन मतलब 4 वाटर, 8 हाइड्रोजन मतलब 4 वाटर। अब 4 वाटर बनाने के लिए 4 ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन किससे मिली, ऑब्वियसली डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डाइक्रोमेट से मिली। यहां कितनी ऑक्सीजन थी, 7, कितनी गई, 4, बची कितनी, 3, हां या ना, 3 ऑक्सीजन बची। तो अमोनियम डाइक्रोमेट फाइनली मैं कह सकता हूं N2 देता है, वाटर देता है और ऑक्सीजन देता है। अब आइए चेक कर लें, अमोनियम नाइट्रेट को ले लो, किसको ले लो, अमोनियम नाइट्रेट को।
बेटा बहुत ही सिंपल तरीका है, NO2 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं? 2 ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया बेटा? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मतलब 2H2O। अब बाकी क्या बचा? N2 बचा। तो भैया ए ऑप्शन तो हमारा फिक्स हो गया कि ये देखो N2 दे रहा है और ये देखो ये भी N2 दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। लेकिन आइए बाकियों को भी देखे लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। 3 ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NO3 माइनस। 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन नहीं। तो एक काम करते हैं, 4 हाइड्रोजन और 3 में से 2 ऑक्सीजन लिए लेते हैं, यानी कि 2H2O। और साथ में क्या बचा? जरा ध्यान से सुनो, साथ में क्या बचा? 1 ऑक्सीजन बचा, 2 नाइट्रोजन बचे, N2O। तो भाई साहब यहां तो N2O बन रहा है, वहां पे N2 बन रहा है। ये इसका आंसर नहीं हो सकता। मैग्नीशियम नाइट्राइड को ले लीजिए, हाइड्रोलाइज कराइए। तो मैंने क्या कहा था? Mg3N2 है। मैंने क्या कहा था? वाटर को H2O के बजाय HOH बोलना शुरू कर दो। तो Mg+2 है, नाइट्रोजन पे -3 है, तो यहां पे तो क्या आएगा बेटा? H+ आएगा और यहां पे OH- आएगा, तो ये MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा और वो बन जाएगा बेटा अमोनिया, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। एंड फाइनली आखिरी वाले को देखें, इस रिएक्शन को, तो भैया हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये H2O+ O देता है और ये O पाके NaNO2 प्रसन्न हो जाएगा एंड फाइनली NaNO2 ऑक्सीजन पाकर NaNO3 में बदल जाएगा। हाँ या ना? तो बाय द एंड समरी इज दिस, ना बी ऑप्शन सही, ना सी ऑप्शन सही, ना डी ऑप्शन सही। फाइनल ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो क्या होगा बेटा? ए होगा। आइए चेक कर लें। अरे वाह, आंसर इज ए। तो मैंने सारी रिएक्शंस यहां पे क्लियर कर दी हैं, होपफुली समझ में आ गई होगी भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला मेटल नाइट्रेट है बेटा, रिएक्ट विद KI टू गिव ब्लैक पीपीटी। अंडरलाइन कर लो भाई, ब्लैक पीपीटी देता है। Which on addition of excess of KI converted into orange color solution, the cation of metal nitrate is। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन छुपी है क्या? हाँ जी, बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन छुपी है। कैसे? जरा ध्यान से सुनिए। उसने शुरुआत में क्या बोला? ब्लैक पीपीटी। किसके साथ? KI के साथ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, Hg+2 HgI2 देगा जो रेड कलर का होता है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। पीबी को ले लीजिए, तो पीबी क्या करता है बेटा? PbI2 बनाता है KI के साथ, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये येलो कलर का होता है। Cu को ले लीजिए, तो CuI2 बनना चाहिए, हाँ या ना? मगर इसका कलर याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि CuI2 तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। CuI2 तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर बचा कौन? तो बचा भाई मेरे Bi3+, ये बनाता है BiI3, जो कैसा होता है बेटा? ब्लैक कलर पीपीटी होता है। और जब आप एक्सेस ऑफ KI लाएंगे, क्या लाएंगे बेटा? एक्सेस ऑफ KI, तो ये बनाएगा I4, ठीक है, विच इज ऑरेंज कलर। कैसा होगा? ऑरेंज कलर होगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनली इस तरह से आप देखिए, मैंने सिर्फ ऊपर वाले ब्लैक प्रेसिपिटेट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? ब्लैक कलर के पीपीटी के बेसिस पे मैंने पता लगा लिया कि भैया A, C और D तो नहीं हो सकते। फिर बचा कौन? आंसर इज B। आइए चेक कर लें। लो भैया, आंसर क्या है? B। हम सही हैं, आगे बढ़िए। अगला आता है CuSO4 decolorize on addition of KCN, the product is। अरे यार वेरी सिंपल, CuSO4 ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और ये CuSO4 जब KCN से क्या करेगा बेटा? रिएक्ट करेगा। आई रिपीट, जब KCN से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो ये Cu, जरा ध्यान से देखना,
Cu वेट अ मिनट, CuSO4 जब KCN से क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा, तो यहां पे बनाएगा CuCN होल ट्वाइस। लेकिन आफ्टर सम टाइम CuCN होल ट्वाइस क्या करेगा, और ये भी निकाल दो चाहो तो, वरना बोलोगे अरे सर ये तो भूल गए, भूले भाले नहीं थे, उसकी कोई जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। CuCN होल ट्वाइस आफ्टर सम टाइम किसमें ब्रेक हो जाएगा, CuCN एंड CN होल ट्वाइस। बेटा साइनोजन क्या होती है, एक टॉक्सिक गैस होती है। क्या होती है, टॉक्सिक गैस होती है। ये टॉक्सिक गैस होती है, सूंघने वाले को पता नहीं चलता है क्योंकि वो तो बेटा सूंघ के निकल लेता है। ये सामने वाले को पता चलता है कि अच्छा ये टॉक्सिक गैस थी तभी वो निकल लिया, तो साइनोजन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, साइनोजन कहलाती है। और ये फाइनली यहां पे क्या बन गया बेटा, व्हाइट कलर पीपीटी बन करके तैयार हो गया। तो इसका आंसर जो मेरे हिसाब से है वो क्या होना चाहिए भैया, डी होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं बी भी तो हो सकता था, तो मैं आपको बता दूं बी किस केस में होता है। अगर यहां पे मैं एक्सेस ऑफ केसीएन ले आता, क्या ले आता, एक्सेस ऑफ केसीएन, जी हां एक्सेस ऑफ केसीएन ले आता, तो यहां पे बनता K3CuCN होल 4। अब K3CuCN होल 4 ही क्यों बना, कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनते हैं ये मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से एक शानदार टेक्निक बताई हुई है। जिन्होंने पढ़ा होगा मुझसे वो तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ यार मैंने यहाँ पे K3CuCN होल 4 क्यों लिखा। वैसे मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं जिसने ना पढ़ा हो। देखो बेटा कॉम्प्लेक्स बनाते समय एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। एक आध जगह 100 में से एक, यानी कि 99 में तो मैं जो बता रहा हूं वही होता है, एक आध जगह ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन 100 में से 99 जगहों पे ऐसा होता है। तो इस ट्रिक को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। तो क्या है जरा ध्यान से सुन लो, यहां पे कॉपर +1 है, तो जब कॉम्प्लेक्स बनाओगे, आई रिपीट जब कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो यहां पे भी कॉपर +1 ही रहना चाहिए, और जो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका डबल क्या ले लो, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कॉपर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कितना ले लिया, 4, तो Cu+1 ले लिया, ये -4 है यानी कि बाहर -3 बचा, यानी कि यहां पे बन गया K3। क्या बन गया बेटा, K3, करेक्ट। तो ये बनके तैयार हो गया बेटा K3CuCN होल 4। ओके नाउ, तो फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा, इसका डी हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना भाई। कुछ यहां पे रिएक्शंस दी हुई हैं और सामने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बस उनको मैच कराना है, बहुत ही सिंपल है। ये O2- है एक सुपर ऑक्साइड, और ब्रेक होकर के क्या कर रहा है बेटा, डाई ऑक्सीजन बना रहा है और परऑक्साइड बना रहा है। कोई भी देख करके बता देगा कि एक ही समय में इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम हो रहे हैं, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ क्या है बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी है। आई रिपीट, जब एक ही कंपाउंड का, आपने तो पढ़ा ही होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि एक ही कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो वो क्या कहलाता है बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर P और S होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हम चेक कर लें, बिल्कुल सही है भाई, ए का आंसर क्या है, P और S। आगे बढ़िए, अब बात आती है बेटा क्रोमेट की। एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, तो याद करो इफेक्ट ऑफ पीएच पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच क्या कहता है कि जो क्रोमेट होता है वो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है, करेक्ट। और बेसिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट होता है, आई रिपीट, बेसिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट होता है वो क्रोमेट में चेंज हो जाता है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर ये डाइक्रोमेट बन रहा है, एसिडिक मीडियम में क्या बन रहा है, डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट में CrOCr लिंकेज होता है। क्या होता है बेटा, CrOCr लिंकेज होता है नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा, डाइमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल मेटल आयन, बात समझ में आ रही है, एक तरह की ये डाइमेरिक फॉर्म हो गई और इसमें ब्रिज
क्या कहते हैं, ब्रिज का काम कौन कर रहा है भाई, ऑक्सीजन कर रहा है। अरे हाँ या ना? तो मेरे हिसाब से ये कैसा होना चाहिए लाला, डाइमेरिक ब्रिज, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी का आंसर आर होना चाहिए। आइए चेक कर लें, वही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या आता है, MnO4 माइनस है, ये H प्लस आयन है और ये NO2 माइनस है। जानते हो इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है? इसका मतलब है ये कह रहा है NO2 माइनस आयन की रिएक्शन एसिडिफाई KMnO4 के साथ क्या होगी। तो एसिडिफाई KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो NO3 माइनस को वो NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा और NO2 माइनस आयन को ऑक्सीडाइज करके NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो NO3 माइनस कैसा होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। आई रिपीट, NO3 माइनस कैसा होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। करेक्ट। तो एक तो इसका आंसर क्या मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई क्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यू। दूसरा साफ दिखाई दे रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक तरह की कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पी क्यू। आइए चेक कर लें, और बिल्कुल सही जवाब पी क्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला साफ दिखाई दे रहा है क्या, कि भाई Fe+2 आयन है, एसिडिक मीडियम है, NO3 माइनस है, लाइक दैट। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि Fe+2 आयन इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, Fe+2 आयन Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई रिपीट, Fe+2 आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये भी क्या हो गई, एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप 1 बाय 1 करके रिएक्शंस आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा कार्नेलाइट डज नॉट कंटेन। कार्नेलाइट में क्या नहीं होता, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए भाई कार्नेलाइट होता क्या है। KCl.MgCl2.6H2O, इसको कार्नेलाइट बोलते हैं। एक तरह का डबल सॉल्ट है, सॉल्ट एनालिसिस में वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाता है। तो इसमें K प्लस है, हाँ है, Mg+2 है, हाँ है, Cl माइनस भी है, हाँ है। तो फिर क्या नहीं है, Ca नहीं है, यानी कि आंसर इज बी। बात समझ में आई, आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना भाई। ये क्वेश्चन अपना मेटलर्जी से है और इसमें ये कह रहा है कि जब एक प्रोसेस हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसमें जो ओर है वो ऑयल के कांटेक्ट में आ रहा है और गैंग जो है वो वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो याद करो यार, ये प्रोसेस तो हमने पढ़ा था किसमें, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में। कुछ याद आया? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हमने साफ पढ़ा था कि जो मेटेलिक ओर होता है वो ऑयल के कांटेक्ट में आता है और जो उसकी इंप्योरिटीज होती है वो, यानी कि गैंग जो होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है बेटा, वाटर के कांटेक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true for calcination of a metal ore। देखिए मेटलर्जी पढ़ाया था, मंजिल बैच में भी पढ़ाया था। आप चाहें तो अगर समय हो तो एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे ढंग से इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया था। कैल्सिनेशन बेसिकली क्या होता है बेटा, एक ऑक्सीडेशन का पार्ट है। याद करिए, ऑक्सीडेशन के दो पार्ट होते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में होता है। तो अब आइए जरा देखें, जब हम इसको हाई टेम्परेचर तक हीट कर रहे होते हैं, तो हाई टेम्परेचर तक हीट करते समय एक बात ध्यान रखिए, हाँ, इंप्योरिटीज वेपर फॉर्म में निकलती हैं। तो इंप्योरिटीज जब वेपर फॉर्म में निकलती हैं तो जो भी वहां पे सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है बेटा, पोरस हो जाता है। तो एक पहला स्टेटमेंट इसका सही है। दूसरा, हीट किया जाता है लेकिन ध्यान रखा जाता है कि मेल्टिंग जो सब्सटेंस है, जो भी मेटेलिक ओर है, वो मेल्ट ना हो, यानी कि टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट के बिलो ही रखा जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा, हाइड्रेटेड सॉल्ट जो भी होते हैं वो लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बात बिल्कुल सही है। जो भी कंपाउंड होते हैं अगर उनमें वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो हीट करने की वजह से वो वेपर बन करके निकल जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
सल्फर जो इंप्योरिटी होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में निकलेगी, ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही बोल दिया कि ये प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है, और अगर सप्लाई है भी तो वो नेग्लिजिबल है, तो यानी कि यहां पे सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए बेटा, ए एंड सी, और बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन द इलेक्ट्रोलाइट यूज एज। हाँ जी, तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आपको पता होने चाहिए कि किस प्रोसेस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, ये आपको हर एक मेथड में पता होना चाहिए। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन चल रहा होता है तो Al2O3 के साथ क्या मिक्स किया जाता है, Na3AlF6 का यूज किया जाता है। Na3AlF6 जो होता है बेटा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रायोलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। जब हम कॉपर की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं तो उस समय हमें यह देखना जरूरी है कि भाई आखिरकार इसमें स्लैग, कौन सा स्लैग का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमें तब पता चलेगा जब हमें यह तो पता हो कि कॉपर में मेजर इंप्योरिटी कौन सी होती है। तो कॉपर में जो मेजर इंप्योरिटी होती है बेटा वो FeO होती है। अब FeO कैसा होता है, बेस, नेचर वाइज कैसा होता है बेटा, ओके। और इसको अलग करने के लिए हम एसिडिक फ्लक्स मिलाएंगे, तो वो एसिडिक फ्लक्स कौन होता है, SiO2, ओके। ये दोनों आपस में मिलकर के बनाएंगे बेटा FeSiO3 का फॉर्मेशन करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका बेस्ट जो आंसर है वो क्या होगा, बी। तो आइए चेक कर लें, एंड द आंसर इज बी। तो ये मेजर इंप्योरिटी अगर आपसे कोई पूछे बता दीजिएगा भाई कॉपर में क्या होती है, FeO। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज इन एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को निकालने के लिए भाई कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो याद करो हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो डाउस प्रोसेस कहलाता है मैग्नीशियम के लिए। सोडियम के लिए वो डाउन प्रोसेस कहलाता है, इसके लिए क्या कहलाता है बेटा, डाउस प्रोसेस कहलाता है, ओके। तो डाउस प्रोसेस का यूज किया जाता है जिसमें MgCl2 को लिया जाता है और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है और उससे हमें मैग्नीशियम मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा मेटलर्जी के। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ के गए तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2 में आपको एक बहुत सिंपल सी चीज याद दिला दूं कि मेटलर्जी को जब मैंने पढ़ाया था तो 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था, एक इंट्रोडक्शन और एक इंडिविजुअल मेटलर्जी। तो जो बच्चा इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लेता है वो इंडिविजुअल मेटलर्जी बड़े आसानी से याद रख लेता है। तो जब भी आप पढ़ें, अगर आपके पास समय हो देखने का एक बार, तो उन लेक्चर को आप देख सकते हैं। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप अगर इंडिविजुअल मेटलर्जी नहीं भी देखोगे तो भी थोड़ा बहुत आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो जो मंजिल बैच में मैंने 6 घंटे में जो पूरी मेटलर्जी खत्म की थी, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं कम समय में, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सॉरी, कम समय है तो जल्दी जल्दी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा बढ़ा करके देख सकते हैं, ताकि एक शॉर्ट में आपका रिकैप हो जाए। भाई आप अगर नोट से पढ़ने बैठेंगे तो अगर मान लो आपने 2 दिन भी मेटलर्जी का रिवीजन किया तो आपको 6 घंटे तो वैसे भी चाहिए, हाँ या ना। तो अगर आपके पास समय है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो चलते चलाते एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेथड, हाँ, जो यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड एंड टिन फ्रॉम देयर ओर आर रेस्पेक्टिवली। यानी कि इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जब रिडक्शन मेथड पढ़ाए थे तो मैंने एक बात बताई थी, फिर से जनता पार्टी। तो फिर से जनता पार्टी ये क्या है, वो इंप्योरिटीज हैं जो कार्बन के थ्रू रिड्यूस कर, मतलब ये वो मेटल्स हैं जिनमें क्या कहते हैं, हम कार्बन रिडक्शन मेथड का यूज किया करते हैं। यानी कि ये वो मेटल्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन के लिए कार्बन रिडक्शन मेथड का यूज करते हैं। फिर से
जनता पार्टी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो पीबी है, क्या है पीबी, पीबी में क्या है, एक अलग सी कहानी है। अगर पीबी लो ग्रेड है, आई रिपीट लो ग्रेड का मतलब इंप्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो हम कार्बन रिडक्शन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हमें फ्लक्स की हेल्प मिल जाती है, वो स्लैग बना बना करके इंप्योरिटी को अलग कर देता है। लेकिन अगर हाई ग्रेड पीबी है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का पीबी है, तो सेल्फ रिडक्शन से भी काम चल जाता है। किससे काम चल जाता है? सेल्फ रिडक्शन से भी काम चल जाता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, पहले क्या दिया हुआ है पीबी, फिर क्या दिया हुआ है 10, तो आंसर उसी हिसाब से हो जाएगा भाई, सेल्फ रिडक्शन और कार्बन रिडक्शन। द बेस्ट आंसर इज दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ओर कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर। अब यार देखो, इसमें तो मतलब फालतू में टाइम लगाने वाली बात है, अननेसेसरी की। अगर ये आपको पता है कि क्यूप्राइड किसे कहते हैं, चेल्कोसाइड किसे कहते हैं, चेल्कोपाइराइड किसे कहते हैं, मेलाकाइड किसे कहते हैं, अगर ये आपको पता है तो आप बता सकते हो, नहीं पता है तो नहीं बता सकते हो। यानी कि इसके लिए आपको क्या जरूरी है, इसके लिए आपको हर एक और के नाम याद होने जरूरी हैं। अब आप कहेंगे सर इतने सारे और होते हैं, हम कैसे? नहीं, आपको बहुत सारे और याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने पढ़ाते समय कुछ पर्टिकुलर और के नाम लिखाए थे लेक्चर की शुरुआत में, आप केवल उन ओर्स को देख जाएं, आपके क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या है बेटा, जिसमें आयरन और कॉपर दोनों प्रेजेंट हो, जैसे चेल्कोपाइराइड हमारा आंसर हो गया, इसको बोलते हैं बेटा CuFeS2। देखिए इसमें कॉपर भी है और आयरन भी है। तो ये चीज मतलब आपको तभी पता होगी जब आपने और के नाम याद किए होंगे, तो लेक्चर की शुरुआत में देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड मतलब ZnS, ओके, इज अचीव्ड बाय, कैसे अचीव्ड होता है भाई? तो भाई सीधी सी बात है कि अगर जिंक ब्लेंड लिया है तो पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग करेंगे, फिर कंसंट्रेशन करेंगे, वो फ्रोथ फ्लोटेशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे जो रोस्टिंग से होता है, देन रिडक्शन करेंगे। अब जिंक है तो अभी अभी बता करके चुका हूं, फिर से जनता पार्टी यानी कि कार्बन रिडक्शन मेथड यूज होगा। क्या यूज होगा? कार्बन रिडक्शन मेथड यूज होगा। तो पहले रोस्टिंग करेंगे, देन उसके बाद रिडक्शन करेंगे, वो भी किससे? कार्बन से। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? बी होना चाहिए, और ये देख लीजिए बी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिव सिल्वर मेटल forms a water soluble complex with dilute aqueous solution of NaCN in the presence of। देखो भाई ऐसा है कि ये एक्चुअल में लीचिंग की बात कर रहा है, जो हम Ag और Au के लिए करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। वैसे तो एल्यूमिनियम के लिए भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो Ag और Au के लिए तो किया ही जाता है। बाकी एल्यूमिनियम में भी होता है, वो बेयर और हॉल आपने पढ़े ही हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ लीचिंग। ओके, एनीवेज ये एक्चुअल में यहां पे किस रिएक्शन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बेटा मैक ऑथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस की। जी हां, मैक ऑथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस की, जिसमें मान लो आपने Ag या Au लिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaCN, इन प्रेजेंस ऑफ NaCN, H2O एंड ऑक्सीजन, एंड फाइनली यहां पे क्या बनके तैयार हो गया बेटा? कॉम्प्लेक्स बनकर के तैयार हो गया। तो जो आपका आंसर है वो एक्चुअल में ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो फाइनल आंसर यहां पे क्या आना चाहिए भाई? ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन है। और इस प्रोसेस को हम मैक ऑथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस कहते हैं, मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मैच कराने कॉलम 1 और कॉलम 2 को। सबसे पहले बात आती है बेटा सेल्फ रिडक्शन की। तो अब मैंने पहले ही आपको बोला है कि मेटलर्जी को 2 पार्ट में पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन और फिर इंडिविजुअल। तो अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा है तो वो ये बड़े आराम से बता देगा, क्योंकि ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में बताई जाती हैं। सेल्फ रिडक्शन 3 के लिए होता है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, एक तो कॉपर के लिए, एक पीबी के लिए और एक Hg के लिए। तो आइए चेक करें सेल्फ रिडक्शन। यहां पे उन 3 में से कौन है? पीबी है और
कॉपर है। तो भाई पहले का आंसर क्या होना चाहिए, Pr होना चाहिए। आइए चेक कर लें। आहा, बड़े प्यार से आंसर आ गया, क्या, Pr। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं भाई, कार्बन रिडक्शन। अभी अभी बता करके चुका हूं, फिर से जनता पार्टी। तो फिर क्या आयरन है, नहीं दिखाई दे रहा, जनता भी नहीं दिखाई दे रही यानी कि Zn, हाँ, से SN वो भी नहीं दिखाई दे रहा, पार्टी दिखाई दे रही है। चलो फिर पार्टी कर लेते हैं यानी कि Pb। तो भाई मैंने अभी बताया ना, कार्बन रिडक्शन भी Pb के लिए यूज हो सकता है। अब भी अभी मैं बता के चुका हूं, हाई ग्रेड और लो ग्रेड। अगर लो ग्रेड है तो कार्बन रिडक्शन, हाई ग्रेड है तो सेल्फ रिडक्शन। तो फाइनल कार्बन रिडक्शन जो है आंसर क्या हो गया, P। आइए चेक कर लें। आहा, आंसर इज P। चलिए आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बाय मेटल। अब भी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया है आपको, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो ये किसके लिए होता है, Ag और Au के लिए। तो आइए चेक कर लें। आहा, आंसर Ag यहां पे दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से सी का आंसर यहां पे क्या होना चाहिए बेटा, Q होना चाहिए। लो भाई Q है। आखिरी बचता है डी ऑप्शन, जरा ध्यान से देखिए, डीकंपोजिशन ऑफ आयोडाइड। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से देखना, हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, वैन आर्केल डिबोर मेथड। वैन आर्केल डिबोर मेथड में हम ये पढ़ाते हैं कि आयोडीन का यूज किया जाता है इंप्योरिटीज को दूर कराने के लिए, उनकी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाती है और वो वहां पे आयोडाइड्स बनाते हैं। फिर उन आयोडाइड्स को हाई टेम्परेचर पे जाके ब्रेक कर लिया जाता है और वहां पे हमें प्योर वो जो भी चाहिए था, ठीक है ना, एलिमेंट, वो मिल जाता है। तो ये प्रोसेस बहुतों के लिए होता है, टाइटेनियम, जर्कोनियम कईयों के लिए होता है। साथ ही साथ ये किसके लिए होता है बेटा, बोरोन के लिए भी होता है। तो ये फाइनली आंसर क्या होना चाहिए इसका, S। तो ये लीजिए भैया, बोरोन। वेरी सिंपल। तो जिसने इंट्रोडक्शन पढ़ा है वो ये आराम से जवाब दे सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइड, अभी अभी बताया था, CuFeS2 इन्वॉल्व्स। जी हां, तो देखिए भाई जरा ध्यान से देखिए क्या है क्या नहीं है। CuFeS2 में से कॉपर को निकालना है तो क्या करेंगे, क्रशिंग फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द ओर बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। जी हां, सल्फाइड का ओर है, किसका ओर है, सल्फाइड का। तो इसको अलग करने के, इसको मतलब कंसंट्रेशन करने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि फ्रोथ फ्लोटेशन किन के लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए। बिल्कुल सही है, पहला आंसर इसका होना चाहिए। आयरन इसमें इंप्योरिटी है, अब भी अभी बता करके चुका हूं, वो FeSiO3, तो बिल्कुल सही है, आयरन स्लैग के फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है, बी भी सही है। सेल्फ रिडक्शन स्टेप टू प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर फॉलोइंग इवोल्यूशन ऑफ SO2, बिल्कुल सही जवाब है। सेल्फ रिडक्शन के दौरान ब्लिस्टर कॉपर का फॉर्मेशन होता है SO2 गैस निकलने की वजह से। अब आप बोलेंगे सर ये ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर जब कोई इंसान मान लो जल जाए, सपोज गर्म पानी से, भाप से, तो वहां पे छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर बन गए भाई, छाले बन गए, है ना। तो SO2 गैस निकलने की वजह से कॉपर की सरफेस पर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, इसलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। इसमें 98% प्योर कॉपर होता है और SO2 गैस रिलीज होने की वजह से ये ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। तो ये भी इसका आंसर सही है। रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन रिडक्शन, वेरी फनी, ये रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं होते बेटा, रिडक्शन मेथड होते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, कार्बन रिडक्शन मेथड कॉपर के लिए यूज नहीं होता, ठीक है ना, वो तो किसके लिए यूज होता है, फिर से जनता पार्टी। तो भैया इसके 3 आंसर होंगे, ABC, D आंसर इसका नहीं होना चाहिए। आइए देख लें आंसर क्या है बेटा, ABC बिल्कुल सही जवाब। चलिए फिर वही वाली बात आ गई, और पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ठीक, क्या कर सकते हैं, और तो आपको याद करके जाने पड़ेंगे, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैलामाइन किसे कहते हैं, मेलाकाइड किसे कहते हैं, मैग्नेटाइड किसे कहते हैं, क्रायोलाइट किसे कहते हैं। अगर इसमें से 1-2 भी याद है तो मेरे हिसाब से काम चल जाएगा। जैसे क्रायोलाइट अभी मैंने बताया Na3AlF6 को कहते हैं, तो भाई Na3AlF6 चौथे नंबर पे किस किस में दिया है, उत्तरी की 3-3 में दिया है, बड़ा मुश्किल काम है। चलो फिर और मैग्नेटाइड पता करते हैं। मैग्नेटाइड हमें पता होना चाहिए Fe3O4 होता है, तो तीसरे नंबर पे Fe3O4 कहां दिया है, एक तो इसमें दिया है, एक इसमें दिया है, यानी कि 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, हटाओ,
अब बचता क्या है? अब बचता है बेटा मेलाकाइट और कैलामाइन। तो कैलामाइन वैसे ZnCO3 को बोला जाता है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और मेलाकाइट होता है CuCO3.COH. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। आंसर इज बी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं कर सकते, मैं साफ कह रहा हूं, ठीक है। और के नाम तो आपको याद करके जाने ही पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये गोल्ड के एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है। अगर आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस की बात कर रहा है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जो Ag और Au के लिए होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है साइनाइड सॉल्यूशन के साथ कराई जाती है Ag या Au की रिएक्शन, और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये सारी बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दें ताकि आपको याद रहे कि हाँ यार बताया था। ये देखिए ऑक्सीजन, वाटर, साइनाइड और Ag Au सब आपस में मिलकर और ये बनाते हैं। यस और नो? चलिए अब जरा ध्यान से देखते हैं कि इसमें वो पूछना क्या चाह रहा है। जरा ध्यान से देखिए, ये जो प्रोसेस है बेटा ध्यान से देखना। सबसे पहले कह रहा है कि यार गोल्ड को निकालना है फ्रॉम इट्स ओर विद साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ Q, या वो Q क्या है? वो एयर है, O2 है। कौन है? O2। तो Q यहां पे कौन है बेटा? आई रिपीट O2। कौन है? O2। एक आंसर तो कंफर्म हो गया कि भाई डी आंसर तो इसका है। चलिए आगे बनता है R। क्या बनता है? R। R एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स है। R क्या है यहां पे? भाई कॉम्प्लेक्स ही तो बन रहा है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है बेटा? AuCN होल ट्वाइस माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। जबकि यहां पे तो क्या दिया हुआ है? AuCN होल 4 माइनस। तो भैया ये इसका आंसर नहीं है। एक तो अभी तक ये है और ये इसका आंसर नहीं है। आगे चलिए, R is treated with T to obtain Au, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हमने T से कराई और हमें Au मिल गया। तो वो T कौन है बेटा? जिंक। वो T कौन है? जिंक। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, फाइनली Au मिलता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है ZnCN होल 4 2 माइनस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, लीके का नाना मंगोलिया है, मन जान के फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा, आगे और। तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा? जो जिंक है वो ऊपर वाला मेटल नीचे वालों को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो जिंक क्या होगा बेटा? डिस्प्लेस कर देगा, गोल्ड को बाहर निकाल देगा, खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो फाइनली जो वहां पे क्या कहते हैं Z जो बन करके तैयार हुआ वो कौन हुआ? ये कॉम्प्लेक्स। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए क्या? A, C और D। आइए चेक कर लें, और आंसर क्या है? A, C, D। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ईच द रिएक्शन। वही क्या कहते हैं, पता करना है भाई क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए याद करिए, जब हमने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा था, तो अगर आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा सबने, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा? इसमें रिएक्शंस को ये देखते हैं कि कौन सा मेटल किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन दे रहा है। तो बाकायदा मैंने इसकी एक पूरी टेबल बनाई थी, और वो मैं थोड़ी आपकी यहां पे हेल्प कर देता हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए कि मेटल है और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ली के काका नाना मंगोलिया है, मन जान के फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा, आगे और। तो भाई अगर ये सीरीज आपने नहीं पढ़ी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इतना समय बीत चुका है, अब तो मेंस भी हो चुका है, तो मेरे हिसाब से ये सीरीज तो आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए थी। तो अगर नहीं है तो एक बार सॉल्ट एनालिसिस को उठा के देखिए, मैंने उस सीरीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर ये मेटल क्या है बेटा? अबाउट द पीबी इन रिएक्टिविटी सीरीज, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में ये मेटल पीबी से ऊपर है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
हमारा वो कौन है? HNO3। कौन है? HNO3। HNO3 हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे तीन तरह के ले सकते हैं, 70% HNO3, 20% HNO3 एंड 6% HNO3। 70% HNO3 को हम कंसंट्रेटेड HNO3 के नाम से जानते हैं, 20% HNO3 को हम डाइल्यूट HNO3 के नाम से जानते हैं, और 6% को हम वेरी डाइल्यूट HNO3 के नाम से जानते हैं। ओके, अब होता क्या है, जब भी वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में पीबी से ऊपर है वो इनमें से किसी के भी साथ रिएक्ट करें तो मेटल नाइट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल नाइट्रेट बनाते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग बनता है। यहां पे NO2 बनता है, यहां पर N2O बनता है, और यहां पे अमोनिया बनता है। और ये अमोनिया एसिडिक मीडियम होने की वजह से, कौन सा मीडियम होने की वजह से? एसिडिक मीडियम होने की वजह से फाइनली NH4NO3 में बदल जाता है। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा NO2 बनता है, N2O बनता है? तो भाई मेरे, ये तो फिर मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये सारी चीजें मैंने, ये कैसे बनते हैं, क्या होता है, बहुत डिटेल में मैंने सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाया हुआ है। आप वहां से देख सकते हैं, मैंने ये सारे कुछ बताए हुए हैं कि NO2 कैसे बनता है, यहां N2O कैसे बनता है, मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। यहां मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि हाँ भाई ये मेटल है, ये एसिड है, इनसे रिएक्ट करके ये बनता है। इसी तरह से जो मेटल पीबी या बिलो दी पीबी होते हैं इन रिएक्टिविटी सीरीज, वो क्या करते हैं बेटा? 70% HNO3, 20% HNO3 और 6% HNO3 के साथ क्या करेंगे? वही बात, मेटल नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मेटल नाइट्रेट बनेगा। यहां पे बनेगा बेटा NO2, यहां पे बनेगा NO, और यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती। यानी कि वो मेटल जो पीबी या पीबी से नीचे है वो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन देना पसंद नहीं करते। अब जिस बच्चे को ये पता है, इस समय मैं कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लो। ये लो, मैं सामने से हटे जाता हूं। एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब दोनों का मान लो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, सपोज पॉज करके। अब हम किस पे आते हैं? इस पे आते हैं। अब आपके सामने वो स्क्रीनशॉट है और ये रिएक्शन है। हाउ सॉल्व कर देते हैं एक झटके में। कैसे? कॉपर। कॉपर वो मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में पीबी से नीचे होता है। अब डाइल्यूट HNO3 का मतलब यहां पे है 20% HNO3। आप चेक कर लीजिए अपने स्क्रीनशॉट में, आपने देख लिया होगा 6% के साथ तो रिएक्शन है ही नहीं। डाइल्यूट हमने कितने को माना था? 20 को। कंसंट्रेट हमने माना था 70 को, और वेरी डाइल्यूट हमने माना था 6 को। ओके, चलिए, तो कॉपर जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में पीबी से कहां है? नीचे। जब HNO3 से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेगा, तो देखो भाई कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि ए का आंसर S तो होगा ही होगा। साथ में बनेगा बेटा NO, यानी कि इसके दो आंसर होंगे, P और S। आप चेक कर लीजिए, P और S। वेरी सिंपल। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, मुझे पता है। ठीक है कि हाँ भाई मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है। आगे, और कईयों के मन से आवाज भी आ रही है, काश ये चीज तो पहले पता चल जाती तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अभी भी पता चल गया तो उसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, कॉपर और कंसंट्रेटेड HNO3 है बेटा, कॉपर और कंसंट्रेटेड HNO3 है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 का मतलब है 70% HNO3। क्या है?
70% HNO3। 70% HNO3 क्या करेगा बेटा, मेटल नाइट्रेट तो बनाएगा ही, यानी कि S तो हो गई, साथ में NO2 बनेगा, यानी कि इसका आंसर QS होना चाहिए, QS। जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 का क्या सीन है वो भी देख लो भाई जरा ध्यान से। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कहां है बेटा, पीबी से ऊपर, तो ये डाइल्यूट मतलब 20% HNO3, वेरी डाइल्यूट होता तो 6%, तो डाइल्यूट HNO3 है तो उसके साथ देखो नाइट्रेट तो बनेगा, ये तो फिक्स है, यानी कि टी तो पक्का है, साथ में क्या बनेगा, N2O बनेगा, यानी कि RT। आओ चेक कर लें, आंसर RT। और कंसंट्रेट के साथ देखो टी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा, NO2 बनेगा, यानी कि QT। बड़ा ही क्यूट आंसर है QT। लो भैया हो गया। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपको ये और ये पता होगा तब पॉसिबल है, वरना आप इस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, और फालतू में बदनाम हो जाती है इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, रिएक्शन है, मैंने आपको पूरा प्रॉपर क्या कहते हैं मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगला है कि पासिंग H2S गैस इनटू अ मिक्सचर of Mn plus 2 Ni plus 2 Cu plus 2 Hg plus 2 ion in acidified aqueous solution। बताओ भाई कौन प्रेसिपिटेट देगा। तो देखो भाई ऐसा है कि जो भी सॉल्ट एनालिसिस पढ़े हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा कि कई ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं, ओके 6-7 ग्रुप्स होते हैं जीरो को मिला करके। अब होता क्या है बेटा, जो सेकंड ग्रुप होता है उसके जो कैटायन होते हैं वो H2S के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देते हैं, और जो फोर्थ ग्रुप के कैटायंस होते हैं वो H2S के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन देते हैं। तो हे प्रभु क्यों कन्या बनाई, बात समझ में आई। ये क्या है, ग्रुप सेकंड के कैटायंस हैं, ग्रुप सेकंड के कैटायंस हैं, करेक्ट। अब ये ग्रुप सेकंड के जो कैटायंस है बेटा, ये H2S के साथ एसिडिक मीडियम में जब रिएक्ट करेंगे तो पीपीटी देंगे। तो अब इनमें से पता कर लो कि ग्रुप सेकंड के ये हैं, तो अब आप चेक कर लो। ग्रुप सेकंड में एक तो देखो CuS दिखाई दे रहा है, एक HgS दिखाई दे रहा है, मैग्नीज क्या इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, वो फोर्थ ग्रुप का है। ये भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें निकेल आ रहा है, ठीक है ना। फोर्थ ये कौन से हैं, सेकंड ग्रुप के हैं। और फोर्थ ग्रुप में कौन होता है बेटा, जानेमन कोलकाता निकली। बात समझ में आई। ये हो गया बेटा +2 और +2 और +2। तो ये सारे के सारे तो हो गए फोर्थ ग्रुप के, और ये सारे के सारे हो गए सेकंड ग्रुप के, करेक्ट। तो अब यहां पे ये जितने भी हैं ये रिएक्शन देते हैं H2S के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ये देते हैं H2S के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहां पे एसिडिक मीडियम में H2S के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यानी कि ये कैटायंस चेक कर लीजिए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ए। आंसर इज ए, ओके। अगला क्वेश्चन है among PbS, CuS, HgS, MnS, Ag2S, NiS, CuS एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये इनमें से हमें वो सल्फाइड पता करने हैं बेटा जो ब्लैक कलर के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, कलर आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, कलर तो आपको याद करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो PbS ब्लैक होता है, एक CuS ब्लैक होता है, एक HgS ब्लैक होता है, MnS का कलर बफ होता है, बफ कलर होता है, वो नहीं काउंट होगा। Ag2S ब्लैक होता है, NiS, COS ये भी सब ब्लैक होते हैं, Bi2S3 ब्लैक होता है, और SNS2 ये ब्लैक नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली येलो होता है, कैसा होता है, येलो होता है। तो फाइनली कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। तो फाइनल आंसर कितना होना चाहिए इसका बेटा, 7 होना चाहिए, चेक कर लो। और आंसर क्या है बेटा, 7, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखे लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन
sequence in aqueous solution the species x, y and z respectively क्या है? देखो भाई ये थायोसल्फेट है S2O3 2-। जब आप शुरुआत में सिल्वर सॉल्ट लेते हो, मान लो आपने AgNO3 लिया, दोनों की जब सेम कंसंट्रेशन होती है तो दोनों की सेम कंसंट्रेशन होने पे, आई रिपीट, दोनों की सेम कंसंट्रेशन होने पे यहां पे एक क्लियर सॉल्यूशन का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन, कोई पीपीटी नहीं होता उसमें, कॉम्प्लेक्स बनता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है बेटा? AgS2O3 का होल ट्वाइस -3, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे जरा ध्यान से देखना, जब आप एक्सिस में Ag ले लेते हो, Ag प्लस आयन क्या ले लेते हो? एक्सिस में, तो ये कॉम्प्लेक्स व्हाइट कलर पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है Ag2S2O3 में। और अगर आप इसको समय के साथ छोड़ दो, बॉयल होने को छोड़ दो, तो ये बॉयल होने पर वाटर के साथ धीरे धीरे इसको बॉयल करते रहो, ब्लैक कलर पीपीटी देता है किसका? Ag2S का। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन है बेटा? X, ये कौन है? Y, और ये कौन है लाला? और क्या दिया था? Z, ये Z है। ओके, तो फाइनली इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? A। आइए चेक कर लें, और आंसर क्या है भाई? A। बहुत ही शानदार रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इससे मिलती जुलती और भी रिएक्शंस हैं जो पढ़ाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। नाउ तो फाइनली बेटा ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। जो भी मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस के बढ़िया से आराम से तैयारी करते रहिए, बिल्कुल चिल होकर के। और कोई भी मतलब मन में अगर डाउट्स आए तो एक प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना कि अब थ्योरी पूरी पढ़ने का ना तो समय है और ना ही इस समय मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बस आपको करना क्या है कि मान लो कोई भी क्वेश्चन करते समय आपको डाउट आ रहा है, तो जल्दी से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको एक बार वॉच कर लिया कि भाई आखिरकार ये क्वेश्चन कहां पे अटक रहा था, कैसे अटक रहा था। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि अब जब आखिरी टाइम इस तरह से चल रहा है, बस अब एडवांस आने को ही है, तो इस समय जब कम टाइम बचा है तो तरीका थोड़ा सा हमें बदल देना चाहिए, पैटर्न को उल्टा कर देना चाहिए। क्या कि क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी को अच्छे से देख के जाइए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पे, बाय बाय।